हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। जैसे पढ़े थे A प्लस बी प्लस सी जुड़ जुड़ के और डी उत्पाद में बदल गया। यहाँ पे एकल उत्पाद में बदल गया तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इनका संयोग हो गया, सब आपस में जुड़ गए। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया में वियोग हो जाएगा, एकल अभिकारक रहेगा, अलग अलग उत्पादों में परिवर्तित हो जाएगा। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी एक अभिकारक अलग अलग उत्पाद में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में बताए थे, जैसे विद्युत के द्वारा अगर अभिक्रिया को अपघटित किया जाता है तब इसे कह सकते हैं विद्युत अपघटन। अगर गर्म करके अभिक्रिया को अपघटित किया जाता है, अपघटित का मतलब तोड़ा जाता है, तब इसे कहेंगे उष्मीय अपघटन। प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया को अपघटित किया जाता है तब कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया दो तीन प्रकार से यहाँ बताए थे, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। और मेन रूप से बस इतना समझेंगे, अगर एक अभिकारक है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहला नंबर हेडिंग लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हेडिंग लिखेंगे तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है। क्या देखें इसमें, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील कोई तत्व है तो किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे में जिंक है, कॉपर सल्फेट, यह एक लवण हो गया या यौगिक बोल सकते हैं। इसमें जिंक धातु है, कॉपर धातु है। देखा जाए ये जो जिंक तत्व है और कॉपर तत्व है, तत्व बोल सकते हैं, तो कौन क्रियाशील ज्यादा है? तो इसमें जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है। ये जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दिया। यानी जो ज्यादा क्रियाशील वाला होता है, कम क्रियाशील धातु के लवण में से उस धातु को विस्थापित कर देता है। यह तत्व बोल दे तभी काम चलेगा। जो जिंक तत्व है या कॉपर सल्फेट जो यौगिक था, इसमें से कॉपर को विस्थापित कर दिया क्योंकि यह कम क्रियाशील था, और ये जिंक अधिक क्रियाशील है। तो कैसे समझेंगे कौन ज्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है? इसके लिए हम अलग से इसे लिख देते हैं, इसको याद रख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, और लिख लेते हैं, इसको कहेंगे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। इसके बाद लिख लेते हैं लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे लिख लिए। इसमें जो लिखे हैं अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो जितना यहाँ पे लिखे हैं इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम होगा, इसके बाद से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, धीरे धीरे क्रियाशीलता घटती जाती है। यहाँ पे आयरन है, आयरन के बाद नीचे लिखेंगे लेड, इसका हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मरकरी को पारा कह सकते हैं, कॉपर को तांबा कह सकते हैं, सिल्वर को चांदी कह सकते हैं, गोल्ड को सोना कह सकते हैं। तो इसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? सबसे नीचे होगा गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील, सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होगा। इसको देख करके आसानी से बता सकते हैं कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। जैसे आप रिएक्शन लिखते हैं आयरन और कॉपर सल्फेट, इसको देख के बता सकते हैं कौन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर और आयरन में से। ये है कॉपर और ये आयरन। आयरन इस ये जो लिखे यहाँ पे ये इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो नीचे है आयरन से, तो कहेंगे आयरन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। आयरन मतलब लोहा, लोहा जल्दी से खराब हो जाता है, और कॉपर, तांबा जल्दी खराब नहीं होता है। तो जो जल्दी से खराब हो जाएगा वही तो ज्यादा क्रियाशील है, क्रिया करने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए जल्दी से क्रिया करके खराब हो जाता है। तो ऐसे सोच सकते हैं ये ज्यादा क्रियाशील है। अगर ज्यादा क्रियाशील है तो कम क्रियाशील वाले यौगिक में से उस तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी कॉपर को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा आयरन सल्फेट, और यहाँ से कॉपर विस्थापित हो गया। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें कॉपर और आयरन सल्फेट, ये यौगिक लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ये कम क्रियाशील है और ये ज्यादा क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले धातु के लवण में से उस धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी लिखेंगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन यानी रिएक्शन होने वाला नहीं है। इसको देख के बता सकते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? कॉपी पे लिख लिख के याद रख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। इसके बाद से लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, अलग अलग करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से याद किया जा सकता है, जैसे मन को ऐसे याद रखो, जैसे जोड़ा जोड़ा बना बना के याद रख लो। ऐसे सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, दो दो का जोड़ा बना बना के याद रख लो, ठीक है। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे याद करके आसानी से जो रिएक्शन को बनाया जा सकता है। बार बार कॉपी पर लिखे ताकि याद हो जाए। पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, पोटेशियम सोडियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जिंक आयरन, लेड हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी, सिल्वर गोल्ड, ऐसे याद कर सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या देखें? अधिक क्रियाशील वाला कोई तत्व है तो किसी यौगिक में से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं। और भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बात याद रखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया में एक का ही विस्थापन हुआ, इसको कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे कॉपर का विस्थापन हो गया, एक का विस्थापन हुआ, और द्विविस्थापन अभिक्रिया आगे पढ़ेंगे उसमें दो दो का विस्थापन हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, ये जो विस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं इसे प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, दोनों एक ही बात है। प्रतिस्थापन मतलब एक को हटा के उसका स्थान ले लिया, प्रतिस्थापित कर दिया, दूसरे को हटा करके और खुद स्थान ले लिया, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, एकल विस्थापन भी कह सकते हैं, एक का विस्थापन हुआ, और द्विविस्थापन में दो का विस्थापन होगा। कैसे? अगला हेडिंग लिखते हैं, अगला हेडिंग है द्विविस्थापन
अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, मतलब दो दो का विस्थापन का मतलब इसमें दो ऐसे यौगिक लिखेंगे, उसमें धनायन और ऋणायन आपस में जो है अदला बदली हो जाएंगे। एक धनायन दूसरे वाले के ऋणायन से जुड़ जाएगा और दूसरे का धनायन पहले वाले के ऋणायन से जुड़ जाएगा, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इसमें दो दो का विस्थापन हुआ, इसीलिए इसको द्वि विस्थापन कह रहे हैं। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम लिख देते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इसमें देखें, इसमें ये जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ जुड़ जाएगा और इसका वाला जो धनायन है इसके ऋणायन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो दो का विस्थापन हो गया, मतलब इसमें देखें तो सोडियम जो है इसके साथ जुड़ा और बेरियम जो है इसके साथ जुड़ा, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि धनायनों ऋणायनों का आदान प्रदान हो गया, यानी आयनों का आदान प्रदान। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें होता क्या है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एक का धनायन दूसरे के ऋणायन से जुड़ जाता है और दूसरे का जो धनायन है पहले के ऋणायन से जुड़ जाता है, तो बनेगा NaCl। यहाँ पे बना NaCl और Ba के साथ SO4 जोड़ दिए, हो गया BaSO4, यानी यहाँ पे बन गया ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड और यहाँ बना सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, दो सोडियम यहाँ भी दो होना चाहिए, दो क्लोरीन हो गया, यहाँ भी दो क्लोरीन है, बेरियम एक, सल्फेट एक, रिएक्शन बैलेंस है। इसमें दो दो का विस्थापन हुआ, इसीलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। और ऐसे बोल दिए तभी काम चल जाएगा, आयनों का आदान प्रदान हुआ। यह धनायन इसके ऋणायन से जुड़ गया और इसमें यह है धनायन इसके ऋणायन से जुड़ गया। तो हमेशा धन वाला आगे लिखते हैं, इसलिए बेरियम को आगे लिखे हैं और सल्फेट को पीछे लिखे हैं। और इसमें क्या किए हैं, आगे वाला धन है तो आगे लिख दिए और ये पीछे वाला माइनस है तो इसको पीछे लिख दिए, यानी Cl हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिखते हैं, कॉपर सल्फेट है और ये जुड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक। इसका ये जो धनायन है इसके ऋणायन से जुड़ जाएगा, इसका धन वाला इसके ऋण से जुड़ेगा, बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। Cu हाइड्रोक्साइड के नीचे दो लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉपर डबल धनायन बनाता है और हाइड्रोक्साइड एक माइनस, इधर एक लिखेंगे इधर दो लिखेंगे, होगा CuOH के नीचे दो लिखना है, कोष्टक लगा के दो लिख दिए, ट्वाइस हो गया। इसके बाद से इसका धनायन कौन सा है, इसका धनायन ये वाला है और इसका ऋणायन ये वाला है, यानी कि इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे, तो बनेगा NaSO4। Na के ऊपर एक प्लस होता है, SO4 के ऊपर दो माइनस, तो दो इधर लिखेंगे तो हो जाएगा Na2SO4। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस से, कॉपर एक, सल्फेट SO4 एक, सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम दो है, इसके आगे करना पड़ेगा दो, सोडियम के आगे लिख देते हैं दो। हाइड्रोक्साइड OH भी दो हो गया, यहाँ भी OH कितनी बार है, दो बार है। रिएक्शन बैलेंस है, यानी अलग अलग भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग से गिन सकते हैं, हाइड्रोजन को फिर देख सकते हैं। एक ही बार में देख लिए तभी काम चल गया। OH एक ही बार में बोल दिए OH, दो बार OH तभी काम चल जाएगा। और भी रिएक्शन लिख रहे हैं, KCl और AgNO3, पोटेशियम क्लोराइड और इसे सिल्वर नाइट्रेट बोलेंगे। नाम लिख सकते हैं, नाम लिखने से धीरे धीरे सबका नाम याद होता रहेगा। जैसे नाम बताते रहे, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ऐसे पोटेशियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका धन वाला इसके ऋण के साथ जुड़ेगा तो बनेगा KNO3, ये पोटेशियम और ये नाइट्रेट, तो नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट।
और इसके प्लस वाले के साथ जुड़ेगा Cl, तो ये वाला आगे लिखेंगे क्योंकि ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो धन वाला आगे और ऋण वाला पीछे, बना AgCl, तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। रिएक्शन बैलेंस है के इधर एक इधर भी एक, Cl इधर भी एक इधर भी एक, Ag NO3 एक NO3 एक, रिएक्शन बैलेंस है। जैसे में कभी कभी पूछ देता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, बताइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण का मतलब जब भी अभिक्रिया करवाते हैं तो अवक्षेप के रूप में कोई ठोस पदार्थ जो है प्राप्त होता है, पेदी में बैठने लगता है अभिक्रिया करवाने के दौरान, तब कहेंगे अवक्षेप बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप को कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी जैसे आप सोडियम, यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिए हैं और बेरियम क्लोराइड लिए हैं, ये सब जलीय विलयन होते हैं। इसको भी कह सकते हैं एक्वस, इसको भी कहेंगे एक्वस, और यहाँ जो NaCl मिला यह भी जलीय विलयन होता है एक्वस। लेकिन यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट मिला यह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है और यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, तो इसे कहेंगे अवक्षेप प्राप्त हुआ, अवक्षेप। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के रूप में ठोस पदार्थ जो है अवक्षेपित होता है, अलग होता है, पेदी में बैठता है, तो उस अभिक्रिया को कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अगर पूछता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं क्या है तो क्या बताएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के रूप में ठोस पदार्थ भी प्राप्त हो, अवक्षेप प्राप्त हो, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो हम लोग देखे हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से विस्थापन कर देता है। और दूसरा पढ़े हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ जुड़ जाता है, हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद से बचा हुआ है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, इसको कहेंगे उपचयन अपचयन। उपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दो अभिक्रियाएं हमें पढ़ना है। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलेंगे और अपचयन को रिडक्शन बोलेंगे, और इसी को शॉर्टकट में ऐसे भी बोला जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को जोड़ करके रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।